कौन है तुम? भूप सिंह, तूने इतने खून किए हैं कि शायद तुझे याद भी नहीं होगा कि तूने एक मासूम लड़की के डोले उठने से पहले उसे अर्थी में बदल डाला था। सिंह की बेटी? हाँ, ठाकुर विक्रम सिंह, आज मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। सिंह भाग गया। भाग गया? हाँ। चलो। तुम? किरण, तुम इस तरह अकेली खतरे मोल मत लिया करो। किसी भी दिन डाकुओं की बेरहमी का शिकार बन जाओगी। तो तुम क्या चाहते हो? मैं हाथ पर हाथ धर के बैठी रहूं और वह प्यारे आजाद घूमते रहे? तुम्हें तो तुम्हारे कानून ने पत्थर दिल बना दिया है, इसीलिए तुम अपने पिता की मौत भी भूल सकते हो। लेकिन मैं कैसे भूल सकती हूँ अपने माता पिता को, जिनकी ममता के साए में पलकर मैं बड़ी हुई हूँ? कैसे भूल सकती हूँ उस बहन को जिसके सुहाग के फूल खिलने से पहले ही मुरझा गए? कैसे भूल सकती हूँ कि इस हवेली में कभी मेरा भी हंसता खिलता संसार था? मैं तुम्हारे दुख को समझता हूँ किरण, लेकिन इतने बड़े गिरोह का तुम अकेली मुकाबला नहीं कर सकती। और फिर तुम ये क्यों भूलती हो कि वो सिर्फ तुम्हारे ही दुश्मन नहीं बल्कि मेरे भी दुश्मन है, और मैं उन्हें अब ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहने दूंगा। अच्छा, तो कल का छोकरा अब हमें पकड़ने निकला है? भूप सिंह, लगता है कि मां भवानी तुम पर खुश हो गई है। कल तक जिस दुश्मन की तुम्हें तलाश थी, वही दुश्मन अब तुम्हारी तलाश में जंगलों में भटकता हुआ तुम्हें मिल जाएगा। मैं समझा नहीं। अरे मैं उसी डिप्टी की बात कर रहा हूं जो तुम्हारे पंजे से बस छुड़ा कर ले गया था। अपने बाप की मौत का बदला लेने के लिए वो पूरी फोर्स लेकर हमारे पीछे आ पहुंचा है। मतलब बकरा खुद कसाई के पास आ रहा है? खबर मिली है कि दौलतपुर के पास उसने अपना कैंप लगाया है। कल तक उसकी बाकी फोर्स पहुंच जाएगी, उसके बाद वो हमें पकड़ना शुरू करेगा। ये इस इलाके का नक्शा है। हम यहां पे हैं। हमारी खबर के मुताबिक डाकू यहीं कहीं आसपास छुपे हुए हैं। उन्हें यहां होना चाहिए। बाहर आने जाने के लिए इस पुल का इस्तेमाल करते होंगे वो, और ये जरूरी है कि इस रास्ते से गुजरते होंगे और इस झील से पानी पीते होंगे। क्या इन गाड़ियों में? कुछ नहीं साहब, अनाज है। चलो तलाश लो गाड़ियों की। ओके सर। कहाँ लेके जा रहे हो? पास वाले गांव में। सर, सर ये देखिए, इन गाड़ियों में बंदूकें भरी पड़ी हैं। कहां से ये बंदूकें ला रहे हो? मालूम नहीं साहब। किसके लिए ले जा रहे हो ये बंदूकें? कुछ पता नहीं सर। बताने तो जान से मार दूं। बोल। बताता हूँ। वो नाग सिंह है ना, नाग सिंह। कहाँ है नाग सिंह?
हमने तुम्हारे भागने के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। अगर जीना चाहते हो तो अपनी बंदूकें फेंक दो और अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। मेरी समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। हमारी शक्ति दिन ब दिन कम होती जा रही है। हमारा अनाज, खाना पीना, गोलियां, हथियार सब कुछ खत्म होते जा रहे हैं। यहां तक कि हमारी नींद और हमारा सोना जागना भी हराम हो गया है। और अगर कुछ दिन यही हाल रहा तो एक दिन ये डिप्टी हमारा सारा गिरोह खत्म कर देगा। बंधुओं, जब जब देश में धर्म का नाश होता है और वीर पुरुषों में निराशा आने लगती है तो देश बंधु जैसा महान पुरुष पैदा होता है। मैं आप लोगों की समस्या का समाधान ढूंढ कर लाया हूँ। क्या समाधान? आत्मसमर्पण यानी कि सरेंडर। देश बंधु, हमारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? सरेंडर का मतलब समझते हो? जिंदगी भर जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी। तो मत पीसो जेलों में चक्की, मरवा दो अपने साथियों को कीड़े मकड़ों की तरह से। मैं तो आप लोगों को बचाने का उपाय सोच करके आया था। मित्रों, मौके की नजाकत को समझो। चुनाव आ रहा है, इस वक्त आत्मसमर्पण करने के क्या फायदे ये जानते हैं आप? सारी पुलिस फोर्स जो कि शिकारी कुत्ते की तरह से आपके पीछे पड़ी हुई है, सरकार उसे वापस बुला ले। और वो आपका जानी दुश्मन डिप्टी खून का घूंट पीकर रहेगा। वो तो ठीक है नेताजी, लेकिन बागी जब एक बार पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है ना, तो कोर्ट कचहरी और जेल के चक्कर में उसकी सारी जिंदगी खत्म हो जाती है। इस समस्या का हल मैंने सोच लिया। इस वक्त कितने बागी होंगे आपके गिरोह में? तो 40 बचे होंगे। 40 में से सिर्फ अभी 20 बागी आत्मसमर्पण करें। और बाकी 20 का क्या होगा? तब हमारे आत्मसमर्पण करने वाले 20 बागियों पर अदालत में मुकदमा चलेगा, तो बाकी के आजाद 20 बागी गवाहों को डराने और धमकाने का काम करेंगे। इस तरह से कोई भी गवाह अदालत में जाकर के हमारे बागियों की शिनाख्त नहीं कर सकेगा और हमारे सारे बागी बेकसूर छूट जाएंगे। जब सारे बागी छूट जाएंगे तो बाकी के बच्चे हुए बागियों का फिर आत्मसमर्पण करवा देंगे। देश बंधु जी, आपकी स्कीम तो बहुत अच्छी है, लेकिन जब सरकार हमसे आत्मसमर्पण की वजह पूछेगी तो हम क्या जवाब देंगे? उस वक्त मैं जाकर सरकार से कहूंगा कि बागियों के दिल बदल चुके हैं, वो अब हिंसा की जिंदगी से ऊब चुके हैं, अब वो अमन पसंद शहरियों की तरह से अपनी जिंदगी बिताना चाहते हैं। देश बंधु,
क्या सरकार तुम्हारी बातों पर विश्वास कर लेगी? तो नहीं करेगी। सरकारी मशीनरी में ऊपर से लेकर के नीचे तक मेरा पौवा है। बड़े बड़े नेताओं की नाक का बाल हूं मैं। अगर आप आज्ञा दे तो आज ही से नाटक शुरू कर देता हूँ। तो ठीक है देशबंधु, तुम पासा फेंको। अगर तुम्हारी चाल कामयाब हो गई तो हम भी तुम्हें खुश कर देंगे। अरे देशबंधु जी आप नमस्कार साहब। बहुत दिनों के बाद दर्शन दिए। क्या बताऊं, आप तो जानते हैं चुनाव में बसता। अरे जरूर जीतेंगे आप, इतनी मेहनत जो कर रहे हैं। अरे क्या बताऊं साहब, मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं मेरी जमानत जब्त ना हो जाए। क्यों? अजय साहब, ये डाकुओं की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। मेरे जैसा लोकप्रिय नेता जिस मंच पर जाकर भाषण करता है तो जनता एक ही बात करती है कि भले ही गरीबी को बाद में हटाओ, डाकुओं को पहले हटाओ। अब आप ही बताइए, मैं चुनाव कैसे जीतूं? आप फिक्र न कीजिए, अब उनका खेल खत्म हो गया है। हमारी एंटी डकैती यूनिट के इंचार्ज देवेंद्र प्रताप सिंह ने डाकुओं को नाखून चलने चबा दिए हैं। अब वो सब पे सब मारे जाएंगे। सरकार, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्या देवेंद्र प्रताप सिंह जी की गोली से हर डाकू मारा जाएगा? जी नहीं, कुछ उसमें से मारे जाएंगे, कुछ पकड़े जाएंगे और कुछ भाग जाएंगे। और वो भागने वाले हिसियानी बिल्ली की तरह अपने साथियों का बदला लेने के लिए निर्दोष गांव वालों का खून बहाएंगे। इसमें आपके महकमे की बदनामी होगी, प्रेस आप पर कीचड़ उछालेगी, हमारे जैसे नेता आपके पीछे पड़ जाएंगे। मेरे पास एक रास्ता ऐसा है जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, वही विनोबा जी वाला रास्ता। क्या आपका मतलब है सरेंडर? जी हाँ, आत्मसमर्पण। क्या बात करते हैं? सरेंडर वो लोग करते हैं जिनके दिल बदल जाते हैं, लेकिन ये दोनों भाई नाग सिंह और भूप सिंह पत्थर के बने हुए हैं, ये कभी नहीं बदलेंगे। सरकार, मेरा नाम देशबंधु है। एक बार मुझे सांप ने काट लिया था तो सांप मर गया था। फिर ये तो डाकू हैं, इनका हृदय परिवर्तन करवाकर आपके चरणों में लाकर डाल देना, ये मेरा काम। कौन? कौन है? मैं हूं सरकार, देशबंधु। अंदर आइए। तो तुम भूप सिंह हो? जी हाँ। देखो भूप सिंह, सरकार उस वक्त तक तुम्हारा सरेंडर मंजूर नहीं करेगी जब तक सरकार को यकीन न हो जाए कि ये सरेंडर अच्छे जज्बे के साथ किया जा रहा है। फांसी से बचने का हथकंडा नहीं। डीआईजी साहब, एक बात पूछूं? पिछले 5 वर्षों में कितने डाकुओं को फांसी दिला चुके हैं आप? हम चाहें तो जिंदगी भर कानून से आंख मिचौली खेल सकते हैं, पर साहब अब इस बाप की जिंदगी से दिल भर गया है। ये भी कोई जिंदगी है हमारी? हम जंगलों में मारे मारे फिरते हैं, घर होते हुए भी हम लोग बेघर हैं। साहब अब घर की याद आती है, बीवी बच्चों की याद आती है। तुम्हारा भाई नाग सिंह क्यों नहीं सरेंडर करता? उसका नाम मत लीजिए साहब, वो खुद तो डूबा और मुझे भी ले डूबा। वो कानून में भरोसा नहीं करता, लेकिन मैं फिर भी उसे समझाने की कोशिश करूंगा। सर, ये आत्मसमर्पण एक धोखा है, साजिश है, फरेब है। ये डाकू सिर्फ पुलिस की गोली से और फांसी से बचने के लिए हथियार डाल रहे हैं। आप मुझे 10 दिनों की मोहलत और दीजिए सर, मैं डाकू भूप सिंह को जिंदा या मुर्दा आपके हवाले कर दूंगा। दैट्स माय प्रॉमिस सर। और इन 10 दिनों में कितनी बस्तियां उजड़ जाएंगी, कितने बेगुनाह मारे जाएंगे, इसका एहसास है तुम्हें? भूप सिंह को अच्छी तरह से परखने के बाद ही मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि उन सब की आत्मा बदल चुकी है, उनके दिल बदल चुके हैं। इम्पॉसिबल सर, कल तक जो लोग खूनी दरिंदे थे, अचानक आज उनके दिल कैसे बदल गए? वाल्मीकि का भी दिल एक दिन अचानक बदल गया था और वो डाकू से महात्मा बन गए थे। सर,
अगर ये डाकू लोग भी महात्मा बन गए तो इन्हें अपने गुनाहों की सजा भुगतनी चाहिए। अगर उनका सरेंडर सच्चा है तो 40 डाकुओं में से सिर्फ 20 डाकू ही सरेंडर क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे जरूर कोई चाल है सर। नहीं, इसमें कोई चाल नहीं। नाग सिंह को कानून पे भरोसा नहीं, फिर भी भूप सिंह ने वादा किया है कि वो नाग सिंह को कानून के सामने हथियार डालने के लिए तैयार करेगा। नाग सिंह हथियार कभी नहीं डालेगा सर। तुम उनके खिलाफ इसलिए बोल रहे हो कि उन्होंने तुम्हारे पिता का कत्ल किया है। तुम ये क्यों नहीं समझते कि हम उन्हें गिरफ्तार करेंगे, उन्हें जेल में रखेंगे, उन पे बाकायदे मुकदमे चलेंगे, उनको सजाएं मिलेंगी। इससे पहले जितने डाकुओं ने सरेंडर किए हैं उनमें से कितनों को सजाएं मिली हैं। ये डाकू सरेंडर करके अपने पापों का प्रायश्चित नहीं करते बल्कि अपने लिए आजादी खरीदते हैं। मैं कुछ नहीं कर सकता, सरेंडर के ऊपर से ऑर्डर्स आ चुके हैं। ये ऊपर वाले कौन होते हैं सर? जान पे खेल के डाकुओं का मुकाबला करते हैं हम लोग, सीने पे गोलियां खाते हैं हम लोग, और जो कामयाबी बिल्कुल सामने नजर आ रही है तो ऊपर वालों ने फैसला कर दिया कि हम इन डाकुओं को मारने के बजाय इनकी हिफाजत करें। नो सर। देव, अपना सर्विस रिवॉल्वर मुझे दे। क्या? ओ, मैं तो भूल ही गया था सर कि डाकुओं की शर्तों में से एक शर्त यह भी है कि आत्मसमर्पण से पहले उनके सारे दुश्मनों के सारे हथियार जब्त कर लिए जाए। और मुझसे बड़ा उनका दुश्मन और कौन हो सकता है? लेकिन सर, आपको मालूम होगा कि दुनिया में जितने सारे खून हुए हैं आज तक अक्सर बगैर लाइसेंस के हथियार के साथ हुए। एसपी's ऑफिस प्लीज। ऑन तिवारी, देखो, जब तक भूप सिंह और उसके साथियों के सरेंडर की कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती, डीएसपी देवेंद्र प्रताप सिंह को उसके घर में नजरबंद रखा जाए। दैट्स ऑल। किरण, ये आज का अखबार देखा तुमने? मैं जानता हूं तुम क्या कहना चाहती हो। ये जानते हुए भी तुम हाथ पे हाथ धरे बैठे हो। किरण, मैं तुम्हारे जज्बात को अच्छी तरह समझता हूं, लेकिन तुम ये मत भूलो कि जिस आग में तुम जल रही हो उसी आग में मैं भी जल रहा हूं। ये कैसी आग है तुम्हारे सीने में जिसमें आज तक ना कोई चिंगारी पैदा हुई है, ना कोई शोला भड़का? किरण, अगर मैं चाहूं तो एक पल के अंदर अपने सीने में दबी हुई आग को ज्वालामुखी में बदल सकता हूं, लेकिन मेरा फर्ज कब तक अपने फर्ज की दुहाई देते रहोगे? अगर तुम इस 2 टके की नौकरी के बेजान असूलों को अपना फर्ज समझते हो तो क्या ये तुम्हारा फर्ज नहीं कि जिसने तुम्हें जन्म दिया, पाल पोस के तुम्हें बड़ा किया, उसके कातिल को अपने हाथों से सजा दो? किरण, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, कानून उन डाकुओं को उनके किए की सजा जरूर देगा। कानून कानून, मेरे कान पक्के हैं ये लफ्ज़ सुनते सुनते। क्या तुम्हारा कानून मेरी बाबूजी की जिंदगी वापस दे सकता है? क्या तुम्हारा कानून मेरी मासूम बहन की अरमानों भरी डोली जो पलक झपकते ही अर्थी में बदल गई मुझे लौटा सकता है? क्या तुम्हारा कानून मेरे सर पर पड़ी यतीमी की चादर हटाकर तुम तक आंचल फैला सकता है? नहीं, कभी नहीं। उन दरिंदों ने मुझे अनाथ बना दिया। अब मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है, कोई नहीं है। ऐसा नहीं कहते बेटी, जब तक मैं जिंदा हूँ तुझे ये सोचना भी नहीं चाहिए। हालांकि वक्त ने मेरे आंचल से सारे रंग छीनकर उस पर सफेदी पोत दी है, फिर भी ममता का रंग अभी तक बाकी है। मैं तुझे अपने ममता के साये में समेट लूंगी। तुझे कभी भी महसूस नहीं होने दूंगी कि तू इस दुनिया में अकेली है बेटी। माँ जी, हाँ, माँ जी, मत